हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स 2026 बोर्ड एग्जाम पेपर के 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सभी को ये पता होगा, क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 3 मार्क्स के आते हैं। इस बार जो क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में पूछे गए तो वो ये थे। और क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 4 मार्क्स के आते हैं। बोर्ड एग्जाम 26 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये थे। इस वीडियो में हम इन सब को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड क्या एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया, साथ के साथ हम लिखते चलते हैं बच्चों। सोनिया जो है वो कितना टाइम ले रही है एक कंप्लीट रोटेशन करने में, मतलब एक राउंड को कंप्लीट करने में 18 मिनट, है ना। वाइट रवि टेक्स 12 मिनट। रवि जो है वो कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। ठीक है, फॉर द से सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों ने एक पॉइंट और एक ही टाइम पर स्टार्ट करा, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करा एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में दोनों गए। आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें ये बताना है स्टार्टिंग पॉइंट में वो कितने टाइम बाद एक दूसरे से मिले। क्योंकि सोनिया और रवि एक साथ दौड़े, तो रवि तेज दौड़ रहा होगा, वो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। सोनिया एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट। रवि ले रहा है 12 मिनट। तो हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने टाइम बाद मिले। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका जो एलसीएम आएगा वही टाइम हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होगा बताइए, वो टाइम होगा जहां पर ये मिलेंगे, कितने टाइम बाद, लीस्ट वाला टाइम होगा। तो देखिए हम 18 के पहले प्राइम फैक्टर रखते हैं। 18 के प्राइम फैक्टर के लिए 2 से पहले जाएंगे तो 9 टाइम चला जाएगा, फिर 3 से 3 और 3 से 1 टाइम चला जाएगा। तो 18 के प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 के प्राइम फैक्टर कर दीजिए। 12 के क्या हो जाएंगे, 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, और 3 से कितना टाइम चला जाएगा 1। तो इसके हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। इतना थॉट में आ गए। अब लीस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हो जाएगा बच्चों एलसीएम इसका। 2 इंटू 2 4 हो गया, 3 इंटू 3 9, तो ये कितना आ गया 36। ठीक, तो यहाँ पर जो एलसीएम हो गया वो 36 हो गया, यानी दे मीट आफ्टर 36 मिनट। हमें यही तो निकालना था कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, तो वो 36 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाए। ये इसका हमारे पास क्या हो गया, आंसर। क्लियर ना। चलिए अब 18 क्वेश्चन के और वाले पार्ट। और वाला पार्ट हमसे कह रहा है, शो दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें शो करना है कि 3√2 क्या इरेशनल नंबर। देखिए 3√2 इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम क्या लेकर चलेंगे, लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये मान लिया कि 3√2 कैसा है, रेशनल नंबर है। अब किसी भी रेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं हमारे पास, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, यही होता है। तो हम लिख सकते हैं कि लेट 3√2 इज अ रेशनल नंबर, देन वी कैन टेक ए एंड बी बी टू को प्राइम इंटीजर्स सच दैट 3√2 इक्वल्स टू ए बाय बी। यही लिखना पड़ेगा हम। अब 3 को अगर हम नीचे ले गए तो हम लिख सकते हैं √2 इक्वल्स टू ए बाय 3। अब देखिए ए इंटीजर हमने माना है, बी इंटीजर हमने माना, और 3 इंटीजर होता है। हेंस ए बी 3 बी एंड ए आर इंटीजर। अगर ये इंटीजर्स हैं तो ए बाय 3 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ए बाय 3 भी अगर रेशनल नंबर होगा तो √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। तो हमने लिख दिया ए बाय 3 भी एज वेल एज √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट हमने क्या लिखा, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया टू द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमें पता है कि √2 कैसा नंबर होता है, इरेशनल, लेकिन यहाँ पर √2 कैसा नंबर आ गया, रेशनल। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, हमारा इनकरेक्ट जो होगा अजम्पशन हो गया। तो हमने लिख दिया कि इट इज अराइजन एंड इट इज अराइजन, इट इज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट assumption। हमारा जो assumption था वो कैसा हो गया, इनकरेक्ट।
अब हमने अजम्पशन क्या करा था, हमने अजम्पशन ये करा था कि 3√2 इज अ रेशनल नंबर, तो ये गलत हो गया। अब अजम्पशन गलत हो गया, इसका मतलब 3√2 कैसा हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया प्रूफ। ये इसका लिखने का तरीका जैसा बोर्ड में आप लिखकर आएंगे। क्लियर हो गया आपको? चल अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। मतलब एक अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिब्स हैं और हर एक इक्वली स्पेस्ड है। अज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। वो कह रहा है अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल आप मान लीजिए जिसकी रेडियस कितनी है, 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक अम्ब्रेला बना लेते हैं, एक फ्लैट सर्कल हम ये मान लेते हैं। अब वो ये कह रहा है कि फ्लैट सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। अब ये कितने पार्ट में बच्चों डिवाइड हो रहा है, 8 पार्ट में। तो हम ऐसा मान सकते हैं ये 2 पार्ट हो गए, फिर ज्वाइन कर लिया तो ये कितने पार्ट हो गए, 4 हो गए, है ना, सीधा कर 4 हो गए। आगे बढ़े, अब हमने इसको फिर से ऐसे कर दिया तो ये कितने पार्ट हो गए, 6 हो गए। फिर हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये कितने पार्ट हो गए, 8। तो ये हमारे पास 8 डिप्स आ, ये क्या हुए, 8 रिप्स हो, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया तो 8 है। और हर एक पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर्स हो। अब वो कह रहा है जी इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 45 सेंटी, ये इसकी वे। और 45 सेंटीमीटर्स की बच्चों क्या आ गई, रेडियस आ गई। तो रेडियस हमने यहाँ पे कितनी मेंशन कर दी, 45 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। हमें एरिया बताना है कि 2 कंसेक्यूटिव रिब्स में एरिया कितना हो। तो एरिया कितना होगा, जितना एक सेक्टर का एरिया होगा, है ना। हमने पूरे सर्किल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 पार्ट। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कितना हो जाएगा, इस पूरे सर्किल एरिया का 8 पार्ट हो जाएगा, यानी 1/8, है ना। यही तो हो जाएगा कि हमने सर्किल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर हम सर्किल के एरिया को डिवाइड बाय 8 कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रिब्स का एरिया मिल। तो एक इक्वल पार्ट्स में हमने क्या करा है, अम्ब्रेला को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिल गए, 8 इक्वल सेक्टर्स। हमें क्या मिल गए बच्चों यहाँ पर, 8 इक्वल सेंटर्स। अब यहाँ पे जो रेडियस हमें गिवन है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर गिवन। So, अब हमसे वो पूछ रहा है एक तरीके से एरिया ऑफ ईच सेक्टर, यही तो पूछ रहा है वो हमसे। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर ये हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/8 ऑफ पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना था हमारे पास यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर सर्किल का। हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1/8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। टोटल एरिया भी कितने में डिवाइड हो जाएगा, 8 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें निकालना है बच्चों वो कितना आ जाएगा, देखिए 1/8 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 22/7। रेडियस कितनी है हमारे पास, 45। तो 8 स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू 40। देखिए 2 से ये 11 टाइम जाएगा और ये 4 टाइम जाएगा, और बच्चों कैंसिल हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा हमारे पास 22275/28। यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगी बच्चों, क्योंकि एरिया क्या है, एरिया। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाए। समझ में आया आप लोग को, क्लियर हो गया ये? ठीक है, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 का और वाला। 19 का और वाला पार्ट हमसे कह रहा है अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। कार में कितने वाइपर्स हैं, 2, जो कि ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, अलग अलग। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ठीक है बच्चों, दे वो ये कह रहा है कि कार में 2 वाइपर है। हम एक एग्जांपल के लिए बना ले रहे हैं बच्चों कि ये वाइपर इस तरीके से हो। अब जो वाइपर की बच्चों लेंथ है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। वाइपर की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर, ये वाइपर की लेंथ हो।
कितना एंगल कवर कर रहा है ये? 115 डिग्री। तो ये ऐसे कुछ एरिया जो बन रहा होगा उसको साफ करना, यही तो होगा। इस तरीके से एरिया क्या हो रहा होगा यहाँ पे, साफ हो। तो अगर हम देखेंगे तो एक वाइपर ऐसा सेक्टर एरिया को साफ करता है, ये तो कर रहा है। हम मान लेंगे तो ये सेक्टर ही तो हो जाएगा ये। सेक्टर में अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी सर्किल की? 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको पूरा बनाएंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ा दें, तो एक सर्किल की तरह दिखेगा ये हमारे पास, है ना। सेक्टर हो गया कितने का? 115 डिग्री। ये सेंटर हो गया सर्किल का, ये आर्म। इतनी बात समझ में आ गई? तो 25 सेंटीमीटर क्या हो गया? रेडियस। अब वो ये कह रहा है फाइनल टोटल एरिया क्लीन बाय ईच स्वीप ऑफ द बुलेट। ईच स्वीप, एक बार स्वीप करने पर वो कितना एरिया क्लीन कर रहा है? तो जो सेक्टर का एरिया हो अपने वो क्लीन करेगा। लेकिन ये एक वाइपर का है, ये कितने का? एक वाइपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि रेडियस ऑफ वाई कितनी हो जाएगी हमारे पास? 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी, ठीक है। और एंगल ऑफ सेक्टर, यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर वो कितना हो जाएगा? 115 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू कितनी हो गई? 45, और आर की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 25, और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई थी? 115। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच व्हील ऑफ द वाइपर्स, या फिर ब्लेड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 × क्योंकि दो बाइक करते हैं उसके लिए क्या गया? 2 एरिया ऑफ सेक्टर, यही हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है बच्चों? θ/360 इंटू पाई आर, यही होता है। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी? 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 115/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 22/7। और रेडियस कितना है हमारे पास? 25 × 20, यही हो जाएगा। अब देखिए से पहले कैंसिल कर लीजिए, 2 से ये कितनी बन जाएगा? 180। फिर से 2 से कैंसिल कर दी, ये 11 टाइम्स जाएगा, ये कितनी टाइम्स जाएगा? 90। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 से ये जाएगा 23 टाइम्स, और ये कितनी टाइम्स जाएगा? 80। अब इसके बाद तो ये कैंसिल हो नहीं सकता, इतना ही कैंसिल हो सकता है। तो हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 23/80, 23/18, यही बचेगा। 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 23/18 बचा, इंटू 11/7। 22 कैंसिल हो गया, क्या बन गया था? 11, तो 11/7, और 25 × 25 ये कितना हो जाएगा? 625, यही हो जाएगा। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आएगा 158/125, कितना आएगा? 158/125/126। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 23 × 11 × 625, तो ये आएगा 158/125/126। अब यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर, यानी दो वाइपर इस स्वीप में जितना एरिया क्लीन करेंगे वो ये हो। क्लियर होंगे? समझ में आ गया आप लोग? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? माइक मेड अ बर्ड वार फॉर इट गार्डन इन अ शेप ऑफ अ सिलेक्टर। ये हमें दिखा रहा है कि ये शेप क्वेश्चन में गिवन है, ये शेप विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। तो ये हमारे पास ऊपर जो दे रखा है हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दे रखा है। द टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लीजिए सबके साथ कि हाइट ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे हमें हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे रखी है बताइए? 1.45 मीटर, यानी 145 सेंटीमीटर। अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 145 आ जाएगा। इसके बाद उसमें दे रखा है वे दिया
अब रेडियस जो है वो सिलेंडर की और जो यहाँ पर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनना है दोनों की सेम, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, कॉमन ही आता है। तो हम लिख सकते हैं रेडियस आर कितना है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, ये रेडियस। अब वो कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए वो निकलेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमने कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का ले लिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हम क्या ले लेंगे, हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए वैसे तो यहाँ पर जो ये बॉटम है इसका एरिया भी आना चाहिए ना, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। तो एनसीईआरटी ने क्या करा है, बॉटम का एरिया नहीं लिया। तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, इसलिए हम बॉटम का एरिया नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का ले लेंगे और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ले लेंगे। ठीक है, वैसे बॉटम का एरिया भी इसमें आना चाहिए था, पर एनसीईआरटी ने नहीं लिया तो मुझे नेगलेक्ट कर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, बताइए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर, यही होता है कर्व सरफेस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर, यही होता है। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास एच बचेगा और इधर क्या बचेगा, प्लस का। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू में ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 22/7 इंटू आर। आर कितना हमने निकाला था, 145। सॉरी, आर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 30। आर की वैल्यू थी 30, वो हाइट इंटू में। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हाइट प्लस रेडियस। हाइट कितनी है हमारे पास 145 और रेडियस कितनी है 30, यही होगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 175। 145 30 कितना हो गया, 170। 7 से कैंसिल, 7 2 ज़ा 14 हो गया और 3 बचेगा, वो 7 5 ज़ा 30 का। तो ये कितने टाइम चला जाएगा, 25 टाइम्स चला जाएगा। अब ये हो हमारे पास 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 25। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 33,000। तो एरिया कितना आ गया हमारे पास, 33,000 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर। अब मान लीजिए आपको मीटर स्क्वायर में आंसर देना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर ना देना चाहें, किस में देना चाहें, मीटर स्क्वायर में। अब अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में आंसर देंगे तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का डिवाइड। तो 33,000 में इसमें 100 इंटू 100 का डिवाइड किया। अब आप कहेंगे 2 बार 100 का डिवाइड क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया, 3.3 मीटर स्क्वायर। तो ये भी इसका आंसर होगा। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 33,000 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 3.3 मीटर स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके और वाले का। और पहले पांडव हमसे कह रहा है, सॉलिड इन शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड है, वो किसकी शेप में है, कोन की शेप में, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। कोन है जो हेमिस्फीयर पे है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं। नीचे हमने एक हेमिस्फीयर बनाया हुआ है, इस पर एक कोन बना हुआ है ऊपर। विद बोथ देयर रेडियस इक्वल टू 1, दोनों की रेडियस कितनी है, 1 है। दोनों की कॉमन रेडियस है यहाँ पे, तो हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर कि जो रेडियस है हमारे पास आहत, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसके बाद देखा है, इन हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू द रेडियस। जो कोन की हाइट है वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे कि हम हाइट लिखते हैं, हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट एच भी कितनी हो गई हमारे पास, 1 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि वो रेडियस के बराबर थी। अब वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल। अब देखिए अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालेंगे बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
तो v की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोर कितना होता है 1/3 पाई r²h, यही होता है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई r³, ये होता है। वैल्यू को कर दी है, यहाँ पे h की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू 1 है, तो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू 1, यही हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3 पाई 1 का क्यूब। अब 1 से किसी भी में भी मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई/3 प्लस 2 पाई/3। ठीक है बच्चों, ऐसे में लीजिए यहाँ पर, तो पाई प्लस 2 पाई/3 हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 पाई/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा पाई सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास वॉल्यूम था इस सॉलिड का, वो कितना आ गया पाई सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो। क्लियर हो गया बच्चों, बाकी आसान क्वेश्चन थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5 years ago Nuri was thrice as old as Son. 10 years later Nuri will be twice as old as Son. What are the present age of Nuri and Son? हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी। चलिए सॉल्व, तो हम ले लेते हैं लेफ्ट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। हमने क्या करा, नूरी की प्रेजेंट एज को मान लिया एक्स ही, ठीक है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सम, इसको हमने मान लिया वाई। ईयर में हम दोनों को एज को ले, इतनी बात सुनना। नूरी की एज हमने एक्स मान ली और सोनू की एज हमने क्या मान ली वाई, ये दोनों की प्रेजेंट एज है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम क्या लिखे, वो कह रहे 5 years अगो 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइस थी। अब 5 year और तो नूरी की एज कितनी होगी x-5, भाई प्रेजेंट एज अभी कितनी है एक्स ही है, 5 साल पहले कितनी होगी x-5 इज इक्वल्स टू थ्राइस एज सोनू की एज। सम कर दीजिए आप, सोनू की एज की कितनी थी थ्राइस, तो सोनू की एज कितनी होगी 5 साल पहले y-5, आई वाई है, तो 5 साल पहले कितनी हो गई y-5। इतनी बात समझ में। इसको अगर हम लिखेंगे तो x-5 इक्वल्स टू 3y-15, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3y-15 प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस का 10। इसको भी आप इक्वेशन फर्स्ट मान। अब ये तो पहली कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है 10 year लेटर, 10 साल बाद। अब 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, अभी एक्स ही है ना, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x+10। नूरी एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज के, सोनू की एज कितनी हो जाएगी 10 साल बाद y+10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x+10 इक्वल्स टू 2y+20, यानी x इक्वल्स टू 2y+10, यही हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 3y-10 इक्वल्स टू 2y+10, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करा। तो देखिए 3y-2y y हो जाएगा, और 10+10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी आ रही 20 आ। अब हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट एज किसकी निकालनी है नूरी की। अब प्रेजेंट एज ऑफ नूरी हम निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन में, पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3y का है ना, तो ये हो जाएगी 3 × 20 माइनस का 10, तो 60 माइनस का 10, तो ये कितनी आ गई 50। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू तो हो गई 50 है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 20 सर, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी जो है वो कितनी हो गई हमारे पास 50 हो गई, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी हो गई 20 हो गई। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
क्लियर हो गया? चल, ये हमारे पास आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसका और वाला पार्ट। ये क्या कहता है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो इक्वेशन लेने की हमें सॉल्व करना है, पहले x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके यूज कर कर इस इक्वेशन में y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट कर कर n की वैल्यू आएगा। हम इसको सॉल्व, सबसे पहले हमें पहली इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है बच्चों। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 20, ये दे रहे। अगर दोनों तरफ हम इसमें 2 से डिवाइड दे रहे हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस का 12। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2y माइनस का 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x है तो 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल्स टू है, ये हो जाएगा इक्वेशन 1 में पुट करने पर। 2 का अंडर इंटू कर दीजिए, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो गया है, तो यहाँ से 4 और 3 कितना हो गया, 7y इक्वल्स टू 11 प्लस 24। 11 और 24 कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 35/7, तो कितना आ गया हमारे पास, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5। इतनी बात समझना। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 2s प्लस 3y था, 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 इक्वल्स टू, तो 2s इक्वल्स टू 11 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस का 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, माइनस का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सॉल्व करने पर x की वैल्यू -2 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास गिवन है एक इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब इसमें हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे, यही तो है। तो वहां से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एल की वैल्यू मिल जाएगी, तो पुट कर दीजिए। तो देन y की वैल्यू कितनी होगी, 5 माइनस 2m प्लस 3, ये हो जाए 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू -2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, तो m की वैल्यू माइनस। तो दो आंसर हो गए हमारे पास, एक तो x और y, तो ये वाला आंसर हो गया, और दूसरा x की वैल्यू निकालनी थी, ये तो हमारे पास ये आंसर इसके मिल। क्लियर हो गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मजबूत क्या कह रहा है, टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय अ फुटेबल मेथड। हमें मीन एक्सपेंडिचर निकालना है, मीन निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन टेबल मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। यहाँ पर हमने सबसे पहले डेली एक्सपेंडिचर लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था टेबल में। तो 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। नंबर ऑफ हाउस होल्ड को ऑलरेडी दिए हुए थे, फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, है ना। तो हमने एफ आई लिख लिया आपको, 4 5 12 2। इसको हमने 4 और 5 कितना होगा, 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23, 23 और 2 25। तो टोटल हाउस होल्ड होगा 25, और हमें ऊपर भी दिया होगा 25 ने रीचेक कर दी। अब देखिए मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन यानी कि एक्स बार, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ। यही होता है फॉर्मूला, समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, इसी से हमें सॉल्व करना होता है। तो देखिए अब हमें एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, समेशन एफ आई तो हमने निकाल लिया 25। अब एफ आई एक्स आई में एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है क्लास लो मिड में, है ना? पहले एक्स आई निकालेंगे। अब एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यही तो होता है। इंटरवल में, क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट है लोअर लिमिट है उसको ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। अब जैसे ये है 100 और 150,
तो 100 प्लस 150 कितना हो गया 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 125। ऐसे ही 150 और 200 कितना हो गया 350 बाई 2 175। इनकी मिड वैल्यू ले लेते हो, तो ऐसे ही 225 आ गया, 275 325, ये सब समझ में आ। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई, तो एफ आई इंटू एक्स आई करना पड़ेगा। तो एफ आई हमारे पास ये वाला कॉलम है और एक्स आई हमारे पास ये कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 125 कितना हो जाएगा 500, 5 इंटू 175 875, 12 इंटू 225 2700, 2 इंटू 275 550, 2 इंटू 325 650। याद इसका सम निकाल लीजिए, तो इसका सम हमारे पास आ रहा है 5275। ठीक है, अब इसके मीन हमें निकालना है, तो मीन में हम इसकी क्या करेंगे वैल्यूज को पुट कर देंगे। देन मीन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई, तो ये कितना हो जाएगा 5275 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 25। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 25 से पहले 52 जाएगा तो 2 टाइम चला जाएगा 50 हो गया, 2 बचेगा 27 हो गया, 27 को 1 टाइम जाएगा 2 बचेगा, फिर तो ये हमारे पास कितना निकल कर आ गया 211 निकल कर आ गया। तो हमारे पास जो मीन डेली एक्सपेंडिचर था वो कितना निकल कर आया 211 निकल कर आया। ठीक है, 211 किसमें हो गई रुपीज में, है ना। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया कि हाउसहोल्ड का मीन डेली एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है 211 रुपीज है। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका और वाला बात है। तो और वाला क्या कह रहा है द टेबल फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए स्पेशल ईयर। ये दे रखा है और हमें यहाँ पे मोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मोड। अब देखिए हमें मोड फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए मोड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ इनटू में एच, यही होता है बच्चों। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने मॉडल क्लास फाइंड करनी पड़ेगी। तो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, वो क्लास जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले मॉडल क्लास यहाँ पर फाइंड करें, तो मॉडल क्लास यहाँ पर कौन सी होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा। आप देख लो फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट कितना ज्यादा है इसमें, यही। जब 21 में सबसे ज्यादा पेशेंट 21 है तो ये मॉडल क्लास कितनी हो गई हमारे पास 25 से 35, यही हो। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई F1 की। इससे जो प्रीवियस क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है वो किसकी हो जाती है F0, और इसके बाद वाली क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है F। तो यहाँ पे सारा डाटा लिख लीजिए। मॉडल क्लास ऑफ 25 से 35 है तो A की वैल्यू कितनी हो गई लोअर लिमिट ऑफ क्लास, ये कितनी हो गई 25। H क्लास साइज 35 में से 25 चला गया तो कितना बचेगा 10, क्लास साइज कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ पे एफ नॉट की वैल्यू 11 हो गई बच्चों, F1 की वैल्यू 21 हो गई और F2 की वैल्यू कितनी हो गई 20। सारी वैल्यू मिल गई। अब हम मोड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोड में इसकी वैल्यू को पुट कर दो। मोड क्या हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, एल की वैल्यू कितनी यहाँ पे 25 पुट कर दीजिए, 25 प्लस F1 कितना है हमारे पास 21 माइनस एफ नॉट 11 डिवाइड में 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 कितना हो गया 42 माइनस एफ नॉट, कितना एफ नॉट हमारे पास 11 माइनस F2 ये कितना हमारे पास 20 इंटू में 10 जो एच की वैल्यू, यही हो जाएगा बच्चों। सॉल्व करिए 25 प्लस 21 माइनस 11 कितना हो जाएगा 10, 42 माइनस 31 ये कितना हो जाएगा 20 और 11 कितना हो गया नेगेटिव में 31 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितने टाइम पहुंच जाएगा 11 इंटू एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 100 बाई 11, ये हो जाएगा 25 प्लस 100 बाई 11। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर मोड देखेंगे बच्चों तो मोड हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस, अब 100/11 तो 100 को 11 से डिवाइड दे दीजिए तो ये हो जाए 9.09। अब डिवाइड देकर देख लीजिए तो यही है। इसको एक धरेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 34.09। समझ में आ गया। तो हमारे पास मोड की वैल्यू हो गई, ये एज होगी तो ये किस में आएगी ईयर में आएगी, ईयर में दे रखा था ना। तो 34.09 हमारे पास ये आंसर निकल कर आ गया, मोड निकल कर आ। समझ में आ गया आप लोग। चलिए मैं बोले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 वो हमसे क्या कह रहा है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है उसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे हमने ए बी को चिमनी माना हुआ है, हमने ए बी को क्या माना हुआ है चिमनी, ऑब्जर्वर हमने पी क्यू को माना हुआ है।
ऑब्जर्वर हमने किसको माना हुआ है, पी क्यू। तो ये कितनी डिस्टेंस पर है, 28.5 मीटर, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये दे रखा हम एन ऑब्जर्वर, पी क्यू यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है, लिख ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर ए बी जो है वो इसको बता रहा है हमारे पास, ए बी जो है वो चिमनी को बता रहा है। पी क्यू किसको बता रहा है, पी क्यू बता रहा है ऑब्जर्वर। इतनी बात समझ में। तो ए बी चिमनी है, पी क्यू ऑब्जर्वर, उसे कितनी दूरी पर खड़ा है, 28.5 मीटर। यही लिखा था, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। The angle of elevation of the top of a chimney from his eyes is 45 डिग्री। अब उसकी आइस तो यहाँ पर होंगी क्योंकि पी क्यू तो उसकी लंबाई है। उससे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी कितना है, 45 डिग्री। हमने 45 डिग्री बना दी। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चिमनी निकाल। अब देखिए हमने क्या करा, पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए बी पर, तो जो उसको किस पॉइंट पे काट रहा है, सी पर। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू ए बी, कर दिया हमने। तो हमें तो यहाँ से परपेंडिकुलर मिला, वो क्या मिला, पीसी मिला। अब पीसी की वैल्यू कितनी होगी, जितनी क्यूबी की वैल्यू होगी, क्योंकि बराबर है, एंगल 90-90 बनना है, तो ये पीसी कितना हो गया, 28.5। इसी तरह बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5, ऑब्जर्वर की लेंथ के बराबर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है। हाइट ऑफ द चिमनी का मतलब हो गया कि हमें क्या निकालना है, ए बी की लेंथ। अब ए बी किसके बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी, यही तो होगा। बी सी की तो पता लगी 1.5। अगर हम ए बी ए सी की लेंथ निकाल दें तो ए बी निकल आया। अब देंगे इन ट्राइंगल ए पी सी, ऑन द ट्राइंगल लिया हमने ए बी सी। अब ए बी सी में एंगल सी कितना है, 90 डिग्री का। एंगल सी कितना है, 90, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे tan 45 की वैल्यू लगा सकते हैं बच्चों। देयरफॉर tan 45 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, AC, बेस कितना है हमारे पास, 20। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। AC हमें निकालना है, और PC की वैल्यू कितनी है, 28.5। ये हमने ऊपर लिखी हुई है ये बात। तो यहाँ से सॉल्व कर कर हमारे पास बच्चों AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। या तो कोई प्रॉब्लम भाई, आप वो किसकी लेंथ में लगाई, AC। अब हमें यहाँ पर बच्चों निकालना क्या था, हमें निकालना था हाइट ऑफ चिमनी, ये तो निकालना था हमें। अब अगर आप लिखेंगे हाइट ऑफ चिमनी, वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर। अब ए बी की लेंथ जो है वो किसके बराबर है, ए सी प्लस बी सी के बराबर है। ए सी ये वाली लेंथ प्लस बी सी है। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 28.5। ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 28.5। ए बी की किसके बराबर है, ए सी प्लस बी सी के बाद कितनी है, 1.5। यही है। 28.1.5 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो ये आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 मीटर। यानी हाइट ऑफ चिमनी जो है वो कितना निकल कर आएगी, 30 मीटर निकल कर आएगी। इसका आंसर वो क्लियर हो गया आपको। चलिए वो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके पेपर का। वो कह रहा है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर ऊपर उठ रही है। नहीं मान लिया, ये काइट है, ग्राउंड से कितनी ऊपर है, 60 मीटर। ठीक है बच्चों। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये हमने स्ट्रिंग मान ली, पिया जो काइट को उड़ा रही है उसको, वो ग्राउंड पे कहाँ से मिल रही है, आर्क पॉइंट से हमने उसको बांध लिया। द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लेशन कितना है, 60 डिग्री। ये डायग्राम हमने पहले ही बना दिया है जिससे आपको ये पोर्शन इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन में ये डायग्राम नहीं था, ये हमने खुद बनाया पढ़ कर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या निकालना है, पी आर की लंबाई निकालनी। पी आर कितना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में कोई भी गांठ वगैरह नहीं बन रही। क्वेश्चन समझ में आ गया। काइट भी हाइट कितनी है, 60 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन स्ट्रिंग का कितना है, 60 डिग्री, और हमें ये निकालना। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ग्राउंड में अगर हम कोई काइट की हाइट लेंगे तो कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ग्राउंड के साथ। तो अगर हाइट हम देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन राइट ट्राइंगल एबीसी, इन
राइट ट्राइंगल कौन सा है? पी क्यू आर, यही। अब हमारे पास एंगल आर कितना है? 60 डिग्री गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल गिवन है, हाइट गिवन है, और हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। नहीं तो निकालना है हमें, सॉरी, हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखेंगे, एंगल के साइड वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, बेस और ये आर्किटेरियस। तो हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हमें क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है। अब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा फॉर्मूला सोचो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करता हो। बिल्कुल सही, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर? पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 60। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा बराबर पी क्यू अपॉन पी आर। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 60, और इसकी वैल्यू कितनी है जो हमें निकाल लिया, उसको हमने हेल मान लिया। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? √3/2। तो √3/2 इक्वल्स टू 60, ये हो जाए। अब यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों? एल की। एल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √3L इक्वल्स टू 120, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3L इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120/√3। इसको हमें आगे सॉल्व करना पड़े, तो हम क्या करेंगे? √3 का मल्टीप्लाई, √3 का डिवाइड, तो ये हो जाएगा 120 √3/3। √3 का √3 से इंटू करने पे क्या मिलेगा? 3। ये 120 को कैंसिल आउट कर देगा 40 पे, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? 40√3 मीटर। समझ में आ गया आपको? यानी जो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए थी वो हमारे पास कितनी आ गई? 40√3 मीटर आ। तो ये हमारे पास आंसर क्लियर हो गया। तो इसी के साथ आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने 3 और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस वीडियो में देखे, वो आज हमारे कंप्लीट हो गए। आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके के अगर और क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं।